तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड और डिमांडेड टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रेसिडेंट जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश ये की है कि एक ही लेक्चर में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं वो आप लोगों को कहीं और से एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, एक ही लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाए। चाहे वो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है या उसकी क्वालिफिकेशन से योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी किसकी करता है, अभी तक जो है टोटल कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं 1952 से लेके 2021 जो चल रहा है। उसके बाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति पहले कौन बने थे, ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी उन्हीं के शासनकाल में मृत्यु हो गई थी, पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने हैं, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन सी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो साइंटिस्ट होने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। तो पहले साइंटिस्ट राष्ट्रपति की डिस्कस करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति की हम लोग पावर्स और फंक्शंस देखेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति की जो है वीटो पावर देखेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जो इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आप ये लेक्चर जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति किस में आता है, संघीय कार्यपालिका में आता है, संघीय कार्यपालिका, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसका डिस्क्रिप्शन कितने में दिया गया, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, जो कि संविधान के भाग पार्ट में 5 भाग पार्ट 5 में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, भाग 5 में। तो देख लेते हैं कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है। तो इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें इतने लोग आते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो हमारा जो राष्ट्रपति जो होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, वो क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अब जो यूनियन बनती है, यूनियन के हेड या मुखिया कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ये कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अब भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ये कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल नंबर 52 में डिस्क्राइब किया गया है। शुरुआती इसकी 52 से लेकर 78 तक होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इलेक्शन किस तरीके से होता है, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो इसका इलेक्शन में होने के लिए देखो क्या क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा से क्या बनता है, लोकसभा जब भी प्लस राज्यसभा की बात की जाएगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि मेंबर की पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा से पार्लियामेंट बनता है। तो मेंबर ऑफ वो भी कौन कौन से, निर्वाचित सदस्य केवल। तो निर्वाचित सदस्य मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, तो जितने स्टेट्स हैं उसके विधायक। तो देखो अभी प्रेजेंट में हमारे कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं। तो 28 स्टेट्स के हमारे एमएलए चाहिए, ठीक है, 2021 की बात चल रही है यहाँ पे। और उसके साथ साथ अब जो 2 यूटीज़ हैं, यूटी केवल 2 चाहिए, वो भी कौन कौन सी, दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है। तो दिल्ली और पांडुचेरी की जो यूटीज़ हैं, 2 यूटीज़ के केवल एमएलए चाहिए, सभी यूटीज़ के नहीं। तो ये लोग जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके हमारा नॉमिनेट होता है, वो राष्ट्रपति बनता है। अब देखो, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका वोटिंग सिस्टम कैसे होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति का जो ठीक है, जो चुनाव होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय वोटिंग पद्धति। तो ये क्या होता है, ये सीधे सीधे आता है, सीधे सीधे पूछता है। और इसमें देखो होता क्या, मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, एक ए कैंडिडेट से, बी कैंडिडेट से, एक सी कैंडिडेट से। तो इसमें होता क्या, हर जो वोटर को, अब ये एक चीज़ और याद रखो यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इसमें हम लोग जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो केवल पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। तो मान लेते हैं 3 कैंडिडेट्स ए बी सी खड़े हुए हैं। अब हर एक वोटर को क्या होता है, प्रायोरिटी देनी होती है। मान लेते हैं किसी ने ए बी सी का सीक्वेंस रखा, किसी ने क्या क्या सी को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया, फिर बी को, फिर ए को, किसी ने क्या क्या बी को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया, देन ए को, देन सी को। इसी तरीके से जो फाइनल चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, इस तरीके से हमारा जो, ठीक है, ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज उसकी जो होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए।
और देखो लोकसभा का मेंबर बनने इतनी योग्यता होनी चाहिए, मतलब उसकी इतनी योग्यता हो कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा नहीं। तो लोकसभा का मेंबर बन सके इतनी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है किसी भी सर्विस या किसी भी पोस्ट पे वो इलेक्टेड नहीं होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की जो सैलरी सबसे वो पहले थी 1.5 लाख थी, जो कि 2018 में बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 5 लाख कर दी गई थी, जो कि टैक्स फ्री होती है। इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है राष्ट्रपति की, ठीक है, सैलरी के ऊपर। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, वो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब देखो प्रेजेंट में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एन.वी. रमन्ना, ठीक है, एन.वी. रमन्ना जो कि 48वें राष्ट्रपति हैं, 48वें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश, जो कि जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को अपना कार्यभार संभाला था। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इससे पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इससे पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई जी थे। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे पूछता, अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट हो तो उनकी एब्सेंस में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अब वो उनको, ठीक है, शपथ दिलाएंगे अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट हैं। तो अभी तक देख लेते हैं कितने राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी तक हम लोगों के जो टोटल राष्ट्रपति बने हैं वो 14 राष्ट्रपति बने हैं 1952 से लेकर 2021 तक। मीन्स लास्ट अभी तक 17 में बने थे। 2017 में रामनाथ कोविंद जी भी चल रहे हैं। तो प्रेजेंट में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे एक मिस्टेक दी हुई है, 1950 से नहीं, 1952 से सिस्टम शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1952 इसको करेक्ट कर लेना। तो 1952 में जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति लगातार बने हैं। उसके बाद कौन बना था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। अब देखो ये क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने। हमारे थर्ड जो राष्ट्रपति बने थे वो जाकिर हुसैन बने थे। अब जाकिर हुसैन क्या थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब एक चीज़ और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले वो राष्ट्रपति कौन थे जो अपने शासनकाल में जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो भी पहले यही हमारे थे जाकिर हुसैन। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जो बने थे वी गिरी जी बने थे, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद बने थे। इनकी भी मृत्यु जो है, ये भी मुस्लिम थे, इनकी भी मृत्यु जो है उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। अब उसके बाद जो है नीलम संजीव रेड्डी बने थे। अब ये देखो सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति बनने वाले थे नीलम संजीव रेड्डी जी थे। उसके बाद जेल सिंह बने। सिंह से हमें क्या दिख रहा है कि ये एकमात्र सिख राष्ट्रपति बने थे। पहले सिख राष्ट्रपति जो बने थे वो जेल सिंह जी थे। उसके बाद आर वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा के, ठीक है, के आर नारायणा और APJ अब्दुल कलाम 2002 में बने थे। ये क्या थे, साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट से जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं एकमात्र APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अब देखो उसके बाद 2007 से 12 में कौन बनी थी, प्रतिभा पाटिल जी बनी थी जी, जो कि लेडी राष्ट्रपति हैं। तो पहली राष्ट्रपति कौन बनी थी जो लेडी हैं, वो प्रतिभा पाटिल जी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी हैं। उसके बाद रामनाथ कोविंद जो कि प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल राष्ट्रपति 14 बने हैं। फर्स्ट जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने जो 1952 से 57, 57 से 62 2 बार बने थे। पहले मुस्लिम जो है डॉक्टर जाकिर नाइक बने हैं 1967 में। अपने शासन के दौरान ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, मुस्लिम थे। सेकंड मुस्लिम कौन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये भी अपने टाइम में मर गए थे। और पहले सिख जो बने थे, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह बने थे। फर्स्ट लेडी प्रतिभा पाटिल जो बनी थी। पहले वाइस प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रपति बने जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी थे। एकमात्र साइंटिस्ट जो राष्ट्रपति बने APJ अब्दुल कलाम थे। ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद पावर और फंक्शंस देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की पावर और फंक्शन क्या होते हैं, देखो राष्ट्रपति क्या करता है, जो राज्यसभा प्लस लोकसभा उससे क्या बनता है, पार्लिया। इसका मतलब टोटल वो 14 लोगों को नियुक्त कर सकता है, इतनी इसकी पावर होती है राष्ट्रपति की। अब देखो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कौन, अब देखो किसकी किसकी नियुक्ति करता है। देखो एक चीज़ यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया हुआ, इसको याद रखना। लोकसभा और राज्यसभा का मतलब पार्लियामेंट होता है, ठीक है, ये आप लोग तो हमेशा याद रखेंगे। उसके साथ साथ तो जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो इनकी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों की नियुक्ति राष्ट्रपति हमारा नहीं करता है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति हमारे किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पे बाकी जो मंत्री हैं उनकी, मीन्स मंत्रिपरिषद की,
फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI की नियुक्ति करता है, कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सब की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब देखो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, दैट इज गवर्नर ऑफ स्टेट। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के सदस्यों के चेयरमैन हो चाहे उनके मेंबर्स, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करता है। अब आगे देख लेते हैं जुडिशल और मिलिट्री पावर क्या होती है राष्ट्रपति की। तो देखो वो किसकी किसकी नियुक्ति करता है? CGI की नियुक्ति करता है, जजेस की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अब देखो आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि किसी को भी अगर मौत की भी सज़ा दे दी गई है तो उसको भी वो सस्पेंड करा सकता है, माफ़ कर सकता है। अब वो तीनों ही सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, चाहे जल सेना, वायु सेना, ठीक है, जल थल वायु सेना तीनों जो होती हैं, जैसे इंडियन नेवी, थल सेना, आर्मी नेवी, इंडियन आर्मी जिसे बोलते हैं, सॉरी जल, ठीक है, मिस इंडियन नेवी, थल, ठीक है, इंडियन आर्मी, उसी तरीके से वायुसेना इसे एयरफोर्स बोलते हैं। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जिसे हम लोग प्रमुख बोलते हैं वो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है वो आर्टिकल 61 में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है कि मीन्स इसमें जो है इम्पीचमेंट का मतलब होता है, तो देखो इम्पीचमेंट का मतलब होता है अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट। तो इसकी शुरुआत जो है हम लोकसभा से कर सकते हैं या तो राज्यसभा, दोनों सदनों से के किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अब इम्पीचमेंट होता क्या है, कैसे किया जाता है? तो देखो इम्पीचमेंट में क्या करना होता है, सबसे पहले जो है तो हम जानते हैं क्या, पार्लियामेंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा। तो किसी भी सदन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, जो अगर लोकसभा से स्टार्ट किया जा रहा है, लोकसभा के 1/4 लोग क्या करेंगे कि नोटिस भेजेंगे राष्ट्रपति को। अब नोटिस भेजेंगे, उसके 14 दिन बाद क्या होगी, वोटिंग शुरू होगी। अब वोटिंग शुरू होने के बाद जब वोटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, जितने भी टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें टोटल का 2/3 अगर वोट मिल रहा है, ठीक है, अगर 2/3 से अगर प्रस्ताव मिल गया तो हम क्या करेंगे, 2/3 अगर सिस्टम से उसको बहुमत मिल गई तो क्या करेंगे, इस प्रस्ताव को आगे भेजा जाएगा जो कि राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा में फिर से वोटिंग होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, 2/3 जो होगा टोटल का, वो लोग अगर इसमें बहुमत मिल जाती है उन लोगों की तो क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को फिर हटा दिया जाएगा। तो ये होता है। उसी तरीके से आप लोग जो है राज्यसभा से स्टार्ट कर सकते हैं, लोकसभा में वापस भेज सकते हैं। ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं। राष्ट्रपति के पास देखो पावर कौन कौन सी होती हैं। तो देखो वीटो पावर होती है, इमरजेंसी पावर होती है। इमरजेंसी पावर मतलब ठीक है, आपातकालीन स्थिति में जो पावर होती हैं। तो देखो तीन कंडीशन कौन कौन सी। एक तो नेशनल इमरजेंसी पावर होता है जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 52, ठीक है, कौन से 352 में किया गया है। और एक तो होता है राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राष्ट्रपति शासन भी अपना लगा सकता है। कब, उसका डिस्क्रिप्शन किया गया 356 और 365 आर्टिकल में। 356, ठीक है, 56 का उल्टा कर दो 65, तो 356 और 65। तो सबसे पहला आर्टिकल कौन सा, 352, ठीक है। 352 में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि वो राष्ट्रीय आपातकालीन कर सकता है। वो भी 3 बार अभी तक लग चुका है राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति। देखो कौन कौन किस केस में लगता है, एक तो युद्ध के केस में, एक तो बाहर से अटैक हो जाए उसके केस में। अब जो है सशस्त्र विद्रोह के केस में लगने लगा है, सशस्त्र विद्रोह रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो प्रेसिडेंशियल रूल, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर जिसका डिस्क्रिप्शन जो है आर्टिकल 360 में किया गया है। जो अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है क्या कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर है, वित्तीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा अभी तक नहीं हुई, मतलब एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर अभी तक नहीं लगा है। अब राष्ट्रपति की 3 वीटो पावर्स होती हैं, कौन कौन सी पावर्स होती हैं वो, तो देखो इसके 3 वीटो पावर्स होती हैं। एक एब्सोल्यूट वीटो पावर्स होती है। एब्सोल्यूट वीटो पावर में क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि कोई बिल पारित हुआ है, तो कोई बिल गया, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, तो वो क्या कर लेगा, इसको डायरेक्ट रख लेगा, या तो ना तो हाँ बोलेगा ना तो ना बोलेगा। मीन्स अब देखो जब तक राष्ट्रपति किसी भी बिल को फॉरवर्ड नहीं करता है, अपनी अंतिम मोहर नहीं लगाता है, तब तक कोई भी बिल जो है एक्ट या कानून नहीं बन सकता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। दूसरा केस क्या हो सकता है, सस्पेंशन। अब देखो उसको डाउट हो
कि यह चीज़ सही है या नहीं सही है, उसकी जांच के लिए वापस क्या करेगा, पार्लियामेंट को रिटर्न करता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंशन पावर बोलते हैं। उसी तरीके से पॉकेट पावर होती है। पॉकेट पावर में क्या होता है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से टाइम ले सकता है। ठीक है, मीन्स कोई आया बिल, क्या किया, अपने जेब में रख लिया, चुपचाप आराम से घूम रहे, इसमें क्या बोलते हैं, पप्पा का राज चल रहा है जैसे कि। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो है 10 दिन का जो है टाइम दिया जाता है, उसी 10 दिन में इनको रिप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ इंडिया में जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकालीन जो है 3 स्थिति में अब तक 3 बार लग चुका है। अब देखो कब कब लगा था राष्ट्रीय आपातकालीन। देखो 1962 में जो इंडिया चाइना का जब वार हुआ था तब लगा था। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक बार 1971 में लगा है, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस टाइम जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी। एक बार 1975 में लगा है, जो कि आंतरिक अशांति के कारण लगा था। अब जो आंतरिक अशांति को जो है 44वें संशोधन के बाद जो इसे सशस्त्र विद्रोह में इसे अब, ठीक है, इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को इंक्लूड कर दिया गया है। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले जो आंतरिक अशांति आपातकालीन स्थिति लगाने वाली थी कौन थी, ये हमारी इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो हमारे जो राष्ट्रपति के जो पावर्स होते हैं उन पावर्स में देखो, अगर ये मनी बिल हो, अभी हम लोग जो बात किए थे नॉर्मल किसी भी ऑडियंस की बात, नॉर्मल बिल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर वो मनी बिल हो तो उस केस में या तो राष्ट्रपति को हाँ करना होगा या तो ना करना होगा, उसे सस्पेंशन में नहीं डाल सकता राष्ट्रपति। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, कंसल्टेंट जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इस केस में भी ये इसे ना तो रिजेक्ट कर सकता है ना तो रिटर्न कर सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ। अब देखो, राष्ट्रपति की मर्जी के बगैर कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। सबसे पहले देखो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का यूज़ किया था, पॉकेट, ठीक है, पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। तो पॉकेट वीटो का यूज़ करने वाले सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे जेल सिंह थे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 52 कहता है, जहाँ से शुरुआत ही इसकी हुई है। अब हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस मीन्स पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या करें, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड जहाँ पे तो उसको कट ही कर दो, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें, केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये गलत हुआ। मेंबर्स ऑफ ऑल यूटी, इसकी हेल्प से ऑल ऑफ द एबो गलत हुआ। उसके बाद थर्ड सी वाला देख लेते हैं, मेंबर ऑफ द ऑल यूटीज, नहीं, सभी यूटीज़ के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल कौन कौन से, दिल्ली और पांडिचेरी के ही, दिल्ली एंड पांडिचेरी, इन्हीं के मेंबर्स केवल, ठीक है, इन्हीं के एमएलएस विधायक पार्टिसिपेट करते हैं। तो केवल पहला ऑप्शन इसका सही था। दूसरा देख लेते हैं, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु, बिल्कुल सही है। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं, ये गलत है, राज्यसभा नहीं, मैंने बताया था लोकसभा का मेंबर बनने इतनी योग्यता होनी चाहिए। ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, तो ए और सी बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, कौन सा सही नहीं है। तो देखो आर्टिकल 54 क्या कहता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, चलिए हम लोग अभी इसको बस पढ़ते जाओ, भी पता चल जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है आर्टिकल्स, क्योंकि सब आर्टिकल्स हम लोग नहीं याद रख सकते हैं। आर्टिकल 55 क्या कह रहा है, मैनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आर्टिकल 60 क्या कह रहा है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम लोग जानते हैं इम्पीचमेंट जिसे महाभियोग बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 61 बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन सही है, बाकी सब 3 ऑप्शन जो है नॉट मैच होगा, क्योंकि ये 61 बताता है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, हाँ, तीनों ही सेनाओं का वो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, सॉरी, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ एससीज एंड एसटीज, हाँ, ये भी सही है। अब पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल, तो पार्लियामेंट हर एरिया को शेड्यूल मीन्स किसी को भी एससी में नहीं डाल सकती है। तो तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन, तो नेशनल इमरजेंसी कौन से पार्ट में बताया गया है, तो मैंने अभी बता के आए हैं 352, फिर 3 आर्टिकल को छोड़ो, ठीक है, फिर 356 में पहुँचो, 53, 54, 55 छोड़ा, फिर 356 में पहुँचे, 56 के बाद फिर 3 छोड़ो, 57, 58, 59 से 360,
तो सबसे पहले में आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की गई है। दूसरे में हमारा देख लो, यहाँ से आप लोग सब देख सकते हैं कि मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो ये देखिए, तो सबसे पहले में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 52, ठीक है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी, फिर प्रेसिडेंशियल रूल 356 और 65 में डिस्कस किया गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर 360 में बताया गया है। तो नेशनल इमरजेंसी पावर जिसका डिस्क्रिप्शन किसमें किया गया है, वो हमारे 352 आर्टिकल में किया गया है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपने जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों के कमेंट सही आए, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो चलिए, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अगर क्लियर हो गया हो, बिल्कुल ठीक है, डाउट्स क्लियर हो गए हो, अगर हेल्पफुल हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।